तो देखा आपने कि किस तरह से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से तमाम किसान लाभान्वित हो रहे हैं, लेकिन ऐसे में कुछ सवाल हैं जो किसानों के जहन में रह जाते हैं। उन सवालों के जवाब हम यहाँ जी राजस्थान के मंच पर लेंगे। सबसे पहले चारोल माइक हैंडओवर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जो गेस्ट हमारे साथ बैठे हैं उनसे बातचीत आगे बढ़ाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी राजस्थान के मंच पर। सबसे पहले डॉक्टर PC सुधाकर जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो वर्तमान में फसल बीमा योजना है, इसे लेकर सबसे बड़ी चुनौतियां कौन सी सामने आ रही हैं? धन्यवाद। अगर हम चुनौतियों की बात करते हैं बीमा के संदर्भ में, न सिर्फ फसल बीमा, किसी भी बीमा के संदर्भ में, तो नंबर ऑफ़ इनरोलमेंट्स, मतलब कि जितने भी लाभार्थी हैं, जितने भी योजना में सम्मिलित होने के लिए फिट हैं, वो सारे इस योजना में सम्मिलित हो पाएँ। हम अगर किसान की बात करें राजस्थान की, तो जितने अभी इनरोलमेंट हो रही है वो मेरे ख्याल से पूरी नहीं है। अभी भी बहुत सारे इसमें गुंजाइश है। इनरोलमेंट 100% जब हो जाएगी तो इसके कई सारे लाभ हैं। एक तो जैसा कि कमिश्नर साहब अभी पहले ही बता रहे थे कि बीमा में सभी को लाभ मिले ज़रूरी नहीं है, जिसको नुकसान हो उसको लाभ मिले, ये इसका नियम है। तो उसके लिए जितना अधिक लोग इनसे इनरोल होंगे उससे होगा क्या कि जो प्रीमियम रेट अभी 8-9% के आसपास आ रहा है वो घटेगा, क्योंकि हमारा जो बेस है प्रीमियम का वो बड़ा हो जाएगा। तो जो नंबर ऑफ़ इनरोलमेंट्स हैं अभी शायद 30-40% के आसपास यहाँ होगा राजस्थान में, इसको 100% करने की आवश्यकता है, ताकि जो भी किसान हैं इस मुल्क में, इस प्रदेश में, सारे के सारे इस योजना के तहत शामिल हो जाएं। ये सबसे बड़ी चैलेंज हमारे पास ये है। दूसरी ये है कि ऑपरेशनल इश्यूज़ हम देखते हैं। ऑपरेशनल इश्यूज़ में क्रॉप कैलेंडर्स हैं। अगर हम क्रॉप कैलेंडर की बात करें तो यहाँ पे कई तरह की फसलें ली जाती हैं। हम खरीफ की बात करते हैं जो कि अभी आने वाला है, तो इसमें मूंग है, मोठ है, और फिर लंबे ड्यूरेशन की फसलें हैं, ज्वार, बाजरा। तो हम देख रहे हैं कि कुछ 65 से 70 दिन की फसलें हैं, कोई 110 दिन की फसलें हैं। तो इसको अगर हम सही ढंग से क्लासीफाई कर पाएँ तो हमारे लिए आसान होगा कि किस महीने में किस फसल को इस योजना से अधिक लाभ लेने की संभावना है। और तीसरी बात यह है कि पूरे प्रदेश में पूरे प्रदेश में देखेंगे तो हर जो ज़िले हैं, हर ज़िले का जो वायु तापमान है या भूमि है एक प्रकार की नहीं है। तो हर ज़िले के हिसाब से अगर हम क्रॉप का सिलेक्शन करें, उसका रिस्क को आइडेंटिफाई करें और उसी को योजना में जो हम शामिल करने की कोशिश करें, तो शायद इस योजना का ज़्यादा लाभ उस संबंधित ज़िले के किसानों को मिल पाएगा। ये हमारी तरफ से बात है। आप बदलाव की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में डॉक्टर जगदेव सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि फसल बीमा योजना को लेकर राजस्थान में इसका क्या भविष्य है, क्या रूपरेखा इसकी रहने वाली है? देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देश के लिए, राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत सरकार ये प्रयास कर रही है कि सभी को बीमा हो, और केवल फसल बीमा नहीं, दूसरे सभी सेक्टर में वो सभी को बीमा की बात कर रहे हैं। और 2047 तक ये प्रयास है सरकार का कि सभी को बीमा मिले। जहाँ तक राजस्थान की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात है, वर्तमान में हमारे लगभग 38% एरिया उसका बीमित है। और उसको देखें 2016 में हमारे लगभग 94 लाख पॉलिसी बनी थी, और अभी वो 3.25 करोड़ पॉलिसी बन रही है। तो पॉलिसी का नंबर सिग्निफिकेंटली बढ़ा है, बहुत तेज़ी से बढ़ा है। और बीमित राशि की बात करें तो 2016 में मात्र ये 17,000 करोड़ का बीमित राशि थी, जो भी बढ़ के 49,000 करोड़ हो चुकी है। अगले साल इसकी संभावना है कि 60,000 करोड़ बीमित राशि होगी इसमें। तो इस प्रकार से अभी हम मात्र 38-39% पर हैं, और इसमें बढ़ाने का बहुत स्कोप है। दूसरा भाग आता है फसलों को कवर करने का। तो हमने 25 फसलें रबी और खरीफ सीज़न की, जो दलहनी तिलहनी अनाज वाली फसलें, उनको किया हुआ है, और 23 फसलें जो उद्यान की फसलें हैं उनको भी कवर किया हुआ है। कुछ एरियाज हमारे ऐसे हैं जहाँ पर नई फसलें हैं, उनको भी शामिल करने पर विचार कर रहे हैं। और उसके बाद में जो अभी 48 हैं, 48 के बजाय बढ़कर शायद 50 या 52 फसलें हो जाएंगी। तो कोशिश ये है कि सभी फसलों को कवर किया जाए, सभी किसानों को इसमें कवर किया जाए, ताकि एक तो जैसा आपने बताया प्रीमियम का बेस बढ़ेगा, प्रीमियम की दरें कम होंगी, उसका किसान को भी लाभ होगा और क्लेम सेटलमेंट भी आसान होगा। राजकुमार मीणा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। राजकुमार मीणा जी, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इससे हर किसान लाभान्वित हो, इसके लिए उन्हें जागरूक कैसे किया जा रहा है? क्लेम सेटलमेंट के लिए किस तरह से काम किया जा रहा है? क्या उपाय इसके लिए अपनाए जा रहे हैं?
जैसा सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान में जो बैंकिंग नेटवर्क है पूरा लगभग 9,500 बैंक शाखाएं काम कर रही हैं और उनमें से लगभग 6,500 7,000 ब्रांचेस गाँव में और अर्ध शहरी क्षेत्रों में हैं और ज़्यादातर जो किसान कार्ड क्रेडिट कार्ड है वो इन्हीं शाखाओं से आपके हैं जो लिंक्ड हैं। तो जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी बताया कि हमारा जो किसान क्रेडिट कार्ड का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो कवरेज है, मुझे बताते हुए बहुत हर्ष होता है और माननीय मंत्री महोदय को भी मैं जानकारी देना चाहूँगा कि सर 2024-25 में हमारा जो खरीफ का कवरेज था वो लगभग 29 से 30% था। वो 2025-26 में आपका लगभग यानी जो आपका 79% तक पहुंचा है। ये सारा जो योगदान है वो बैंक शाखाओं का है, क्योंकि उन्होंने SLBC के तत्वाधान में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और इंश्योरेंस कंपनीज के सहयोग से हर किसान को कन्विंस करने का प्रयास किया। इंश्योरेंस कंपनीज ने भी धरातल पे जाके लोगों को जानकारी दी और बैंक ब्रांचेस के मैनेजर्स ने उनको कन्विंस किया। कुछ किसान जो ऑप्ट आउट करने के बाद में भी यानी जो उनको दोबारा से हमने कन्विंस किया, कुछ कन्वर्जन हुए, लेकिन अभी भी यानी जो आपका लगभग हमारे 20 से 21% किसान जो इस योजना से बाहर है उनको हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही अगर हम रबी का देखें तो रबी में 2024-25 के अंदर हमारा लगभग 22% से 23% कवरेज था, जो आपका 57% तक पहुंचा है। कुल मिला के अगर देखें तो राजस्थान स्टेट ने PMFY स्कीम के अंदर बहुत अनुकरणीय काम किया। मुझे बताते हुए हर्ष है कि जैसा डॉक्टर जगदेव सिंह जी ने बताया कि भारत सरकार ने अपने स्टेट को सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट डिक्लेयर किया है PMFY में, तो ये हमारे लिए बहुत अचीवमेंट बात है। जैसा आयुक्त महोदय ने भी बताया था पहले कि हम बहुत सारे स्टेप्स ले रहे हैं। कुछ मेरे इसके अंदर है जो आपका चाहे दावों से रिलेटेड हो, चाहे बीमा करवाने से रिलेटेड हो, यहाँ पे बहुत सारे किसान भाई बहन मौजूद हैं। मेरा ये मानना है कि जब तक है ना जो किसान तक ये पूरी जानकारी नहीं पहुंचेगी, उसको इस योजना का जानकारी हम पहुंचाएंगे नहीं, तब तक इसके बारे में, इसके बेनिफिट के बारे में उनको पता कैसे चलेगा। क्योंकि ये बीमा एक ऐसा है, ये रिस्क कवर करता है। इसका कोई आप ये मत मान के चलिए, जैसा आयुक्त महोदय ने कहा कि ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई है ना जो ये निवेश नहीं है, लेकिन भविष्य में किसान को होने वाली कोई भी जोखिम को ये कवर करने का एक आश्वासन होता है। और उसके अंदर ज़रूरी भी नहीं है कि सारे किसानों को जो उसका बेनिफिट मिले, लेकिन कहीं न कहीं जिसको नुकसान होता है उसका बेनिफिट ज़रूर मिलता है। तो मेरा SLBC की तरफ से हमारा प्रयास रहता है कि हम किसानों को बैंकों के माध्यम से, उनके जो ग्राम सभा के माध्यम से उनको जो ट्रेनिंग आपके आयोजित करते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज भी जो खरीफ और जो रबी की इंश्योरेंस होती है उससे पहले ट्रेनिंग करती हैं। SLBC के लेवल पे जो हमारा टोल फ्री नंबर है, उस टोल फ्री नंबर पे भी हम उनको सहायता देते हैं। जैसा कि अभी किसान रक्षक टोल फ्री नंबर दिया है, चैटबॉट नंबर दिया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके कोई भी खराब है या कोई भी जानकारी लेने के लिए आपकी मदद कर सकते हैं। तो उसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे बैंकों को भी हमने निर्देश दिए कि भाई आप पोस्टर्स, पर्चे आप गाँव में डिस्ट्रीब्यूट करिए जिसमें पूरी फसल बीमा की जानकारी हो। मेरा अनुरोध इंश्योरेंस कंपनी और राज्य सरकार से भी हमेशा रहता है कि एक SMS अलर्ट जरूर जाना चाहिए किसान को कि उसको जो फसल बीमा योजना का कब तक प्रीमियम डेबिट करवाना है, ऑप्ट आउट की क्या फैसिलिटी है, ऑप्ट आउट करने से क्या नुकसान और फायदे होते हैं, क्योंकि ऑप्ट आउट से कोई फायदा तो होता नहीं है। मैंने देखा कि बहुत सारे स्टेट्स में किसान ऑप्ट आउट करते हैं इस स्कीम से, लेकिन ऑप्ट आउट करने का नुकसान कहीं न कहीं बहुत भारी होता है। इसको अपनाएं, ऐसा हमारा मानना है। और इसके अलावा भी जो स्थानीय लीडरशिप है, जो ग्राम पंचायत में सरपंच साहिबान है, MLA साहिबान है, उनको भी जो इसमें सहभागिता करें, क्योंकि बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं और उनके शब्दों, उनके मुंह से जब कोई बात होती है तो जनता को जल्दी स्वीकार होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको स्टेप्स लेकर हम जागरूकता बढ़ा रहे हैं। और जहाँ तक क्लेम सेटलमेंट का है, तो क्लेम सेटलमेंट का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को जो SLBC भी मॉनिटर करती है और राज्य सरकार भी बहुत क्लोजली मॉनिटर करती है कि समय पे सारा क्लेम सेटल हो। इमरान अहमद खान जी, जलवायु परिवर्तन से बहुत सारे जोखिम किसानों को उठाने पड़ते हैं, लेकिन ऐसे में क्लेम सेटलमेंट की बात करें, फसल बीमा की बात करें, तो इसमें इसे किस तरह से संबोधित किया जाता है? सबसे पहले तो माननीय मंत्री महोदय, माननीय विधायक महोदय, यहाँ उपस्थित सभी किसान और अधिकारीगण एवं जी मीडिया की टीम, इंडसइंड जनरल इंश्योरेंस की तरफ से अभिवादन स्वीकार करें। जलवायु परिवर्तन जो है एक बहुत ही गंभीर समस्या है और ख़ास करके हमारे राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में एक ही मौसम में एक ऐसा क्षेत्र होता है जो कि बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित होता है
और वहीं दूसरा एक ऐसा क्षेत्र भी है राजस्थान में जहाँ पे सूखा पड़ जाता है। तो जलवायु परिवर्तन से जो जोखिम है, उसका सबसे बड़ा जो खतरा है, जो सबसे बड़ा नुकसान है, वो हमारे किसानों को झेलना पड़ता है। ऐसे जोखिम से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक बहुत ही सटीक और मजबूत किसान की साथी है। जलवायु परिवर्तन से जो जोखिम उत्पन्न हो रहे हैं, उसमें जो सहयोग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से मिल रहा है, वो कई स्तर पर मिल रहा है। जैसे कि फसल की बुआई से लेके कटाई तक की सुरक्षा प्रदान होती है इस पूरी योजना में। कई बार ऐसा होता है कि किसान ने अपनी बीज लगाई लेकिन बुआई नहीं हो पाई, सोइंग फेलियर हो गया। ऐसी स्थिति में भी योजना में प्रावधान है कि किसान को तत्काल रूप से उसका मुआवजा मिले। बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो गया, कई बार होता है कि खेती में बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो गया, लेकिन लास्ट टाइम में जब किसान अपनी फसल की कटाई करता है और सूखने के लिए खेतों में छोड़ता है, तो प्राकृतिक आपदा की वजह से बेमौसम बरसात हो गई, ओलावृष्टि हो गई, ऐसी स्थिति में किसान को बहुत भारी नुकसान हो जाता है। तो योजना के प्रावधान के अनुसार ऐसी स्थिति में भी किसानों को आर्थिक सहायता मिलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक कंप्लीट योजना है जो कि किसान की फसल की पूरे चक्र को सुरक्षा प्रदान करती है। साथ ही साथ में इस योजना में टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जा रहा है, जैसे कि ड्रोन के माध्यम से सर्वे का किया जा रहा है, सैटेलाइट डेटा का उपयोग किया जा रहा है, मोबाइल फ़ोन का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। इससे लाभ ये होता है कि किसान का जो नुकसान हुआ है उसकी सटीक आकलन और कम समय में किया जा सके, ताकि किसान को जो आर्थिक सहायता है वो जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जा सके। किसान भाइयों को इस पूरे जोखिम से बचने के लिए प्रीमियम के राशि का बहुत ही एक छोटा सा मामूली पैसा जो है उनको देना है, बाकी का प्रीमियम का पूरा भार सरकार वहन करती है। सरकार का उद्देश्य बहुत क्लियर है कि इस योजना में छोटे से छोटे, गरीब से गरीब किसान को सम्मिलित किया जा सके। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जलवायु परिवर्तन की वजह से जो जोखिम है उससे लड़ने का सटीक और मजबूत जो उपाय है, समाधान है, वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। और एज ए इंश्योरेंस कंपनी हमेशा हमारा प्रयास होता है कि किसान को सिर्फ फसल बीमा ना दिया जाए, बल्कि उसके मन में ये विश्वास भी पैदा किया जाए कि उसके मेहनत की कमाई का एक एक रुपया इस बीमा योजना के अंतर्गत सुरक्षित है। थैंक यू। जगदेव सिंह जी, एक सवाल किसानों की तरफ से आया है कि 2023 में 400 करोड़ का जो नुकसान हुआ वो देने का वादा था। यहाँ पर कृषि मंत्री जी भी हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि किसान पूछ रहे हैं कि उन्हें ये राशि कब मिलेगी। करीब 2023 में सर नागौर में काफ़ी नुकसान हुआ था। बरसात काफ़ी डिलेड हुई थी, वहाँ पे लास्ट में जाके सूखा भी रहा था अगस्त के महीने में, तो उसकी वजह से मूंग मोट को काफ़ी नुकसान हुआ था आपके यहाँ, ये सही बात है। और उसमें जो फसल कटाई प्रयोग होके आए, बीमा कंपनियों ने उसमें आपत्तियाँ की थी, उस आपत्तियों का निस्तारण या राज्य स्तर पर सभी का कर दिया गया है। और उसमें आपके लगभग 500 करोड़ से ऊपर SGRC के माध्यम से आपके पक्ष में निस्तारित करवाए हैं। उसमें से अभी लगभग 417 करोड़ का आपका क्लेम लंबित है। उसमें जो राज्यांश प्रीमियम है लगभग 200 करोड़ राज्य सरकार को देना है, 200 करोड़ भारत सरकार को देना है। मेरी जानकारी के अनुसार भारत सरकार ने अपना प्रीमियम दे दिया है, राज्य सरकार का हमने ट्रेजरी भेजा था और वो किसी कारण से ECS नहीं हो पाया है, उस बिल को दोबारा से भेज रहे हैं। जैसे ही वो ECS होगा, आपके नागौर के जो 417 करोड़ के बकाया क्लेम अभी दिख रहे हैं उसका भुगतान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर PC सुधाकर जी, किसानों और जो बीमा कंपनियां हैं उनके बीच विश्वास कैसे बढ़ाया जाए, उनके बीच जो भरोसा है उसे कैसे कायम रखा जाए? देखिए, ये बहुत ही उचित प्रश्न है, क्योंकि बीमा भरोसे का ही चीज़ है। जब भरोसा ही नहीं होगा तो फिर बीमा वो फले फूलेगा नहीं, किसान को भी अच्छा नहीं लगेगा और बीमा कंपनी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसमें सबसे बड़ा कारण इसका है कम्युनिकेशन गैप, जिसको हम कहते हैं, मतलब कि जानकारी का अभाव। अब किसान के पक्ष में हम देखते हैं जब उनके तरफ से,
तो किसान, कोई भी किसान हो या कोई भी हो, बीमा क्यों कराता है कि जब हमें नुकसान हो तब हमें उसकी क्षतिपूर्ति मिल सके। लेकिन कंडीशन क्या है कि नुकसान हो, तो इसलिए उनको जानकारी होनी चाहिए जो भी पॉलिसी लेता है, फसल बीमा हो या कोई भी, कि किन किन परिस्थितियों में नुकसान की गणना होगी और उसी हिसाब से आपको दावा मिलेगा। तो अगर हम फसल बीमा की बात करते हैं तो फसल बीमा योजना में सारी कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन रखा हुआ है। तो अगर किसान भाई, हम लोग सरकार भी और कई सारे फोरम के द्वारा बताया जाता है कि आपके जो योजना में क्या क्या कारक जो हैं जिससे नुकसान होगा तो आपको उसमें लाभ मिलेगा, और अगर उसको आप पूरी तरह से समझ लेंगे तो आपको शायद इस तरह की शिकायत की कमी आएगी। और दूसरी बात यह है, बीमा कंपनी की तरफ से जब मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग ये श्योर करने की कोशिश करते हैं जो एलिजिबल फार्मर है, जो सही में उसका हकदार है, उसी को उसका लाभ मिले। तो हमने ये कई बार देखा है कि जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं, चूँकि ज़्यादातर तो डिजिटाइज हो चुके हैं, अभी भी बहुत जगह डिजिटाइज नहीं है, तो जो गलत ज़मीन है उसका ही बीमा हो जाता है। तो उसकी वो भी एक जो है अविश्वास पैदा करता है कि जो किसान आ रहे हैं हमारे पास वो सही में किसान हैं भी कि नहीं। तो इस तरह से जो है हमारा विश्वास उधर से घटता है और उनको जब क्लेम नहीं मिलता है तो वो विश्वास हमारी तरफ से घटता है। तो इसलिए मैं दोबारा यही बहुत कहूँगा कि जो भी योजना का प्रावधान है वो किसान भाई अच्छी तरह से देख लें कि हमें कब सूचना देनी है, कब सूचना नहीं देनी है। अगर हमें कुछ शिकायत है, आपको लगता है कि क्लेम मिलना चाहिए, तो किस फोरम पे आप जाएं, किसको शिकायत करें, ताकि आपको गिरभांस पूरा। सबसे बड़ा गिरभांस का जो आजकल कारण है वो है कि क्लेम तो बन गया, हमारे एनसीआई पोर्टल में दिखता भी है, उनके खाते में आता नहीं है। तो जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट के प्रेजेंटेशन में था, कमिश्नर साहब बता भी रहे थे कि आपका खाता जो है एक्टिव नहीं है, आपका आधार उसमें लिंक नहीं है, क्योंकि बीमा कंपनी क्या जो सरकार की योजना है उसके हिसाब से अगर जो ऋणी कृषक हैं उसकी जो पहला अकाउंट नंबर जो उसमें आता है हमारे पास, उसमें पेमेंट किया जाता है, वो फेल हो जाता है तो फिर आधार बेस पेमेंट किया जाता है। तो अगर आपका आधार किसी खाते से टैग्ड है और वो खाता आपका डीबीटी इनेबल्ड है, दो चीज़ें ध्यान रखनी है, तो दावा अपने आप चली जाएगी खाते में। तो जो भी आपका आधार है उसको किसी खाते से ज़रूर टैग करवाएं और उस खाते को डीबीटी इनेबल भी रखें, तो फिर कोई समस्या नहीं आएगी, ये गिरभांस धीरे घटेगा और विश्वास पैदा होगा। बहुत ज़रूरी है विश्वास पैदा होना किसानों में खासकर। राजकुमार मीणा जी, योजना का जो क्रियान्वयन है वो जिस तरह से हो रहा है, इसमें प्रमुख चुनौतियां कौन सी देखते हैं आप? जैसा एआईसी के डीजीएम साहब ने बताया कि बीमा एक ऐसी चीज़ है जिसको बहुत आसानी से कोई लेता नहीं है। मैं अपने पे ही इसको लागू करता हूँ कि बीमा जब कोई कंपनी बेचने आती है तो वो बहुत ही ज़्यादा उसका आग्रह करना पड़ता है। क्रॉप इंश्योरेंस में भी कहीं न कहीं हम देख रहे हैं कि हमारा लगभग जो आपके जो ऑप्ट आउट किसान है वो ऑप्ट आउट काफ़ी बड़ी संख्या में है। राजस्थान में भी ये ऑप्ट आउट की संख्या को हमने घटाने का प्रयास किया है, बट जो कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो राज्य सरकार, बीमा कंपनी और बैंक मिला के उसका समाधान करते हैं और रेगुलर हैं जो आपस में संवाद करके उसको जल्दी से जल्दी निपटाने का प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन मैं जानकारी देना चाहूँगा हमारे किसान भाइयों को और बहनों को कि आयुक्त सर ने भी बताया, आपने देखा होगा कि खातों का री-KYC करना बहुत ज़रूरी है। आज की तारीख में आप देखें कि हमारे स्टेट के अंदर लाखों संख्या में जो बैंक अकाउंट हैं जो आपका री-KYC की वजह से वो इनएक्टिव पड़े हैं, उनमें कोई लेन देन नहीं हो सकता। तो बहुत सारे किसानों के भी अकाउंट हैं जो आपके जो इनएक्टिव हैं, इंश्योरेंस तो हो जाता है लेकिन बाद में जब क्लेम आता है तो क्लेम टाइम पे सेटल नहीं हो पाता। तो मेरा आग्रह है कि आप सब बैंक शाखाओं में जाएं और अपना KYC डॉक्यूमेंट देकर खाते को पुनः उसको जो KYC एनेबल्ड बना दें। दूसरी समस्या यह है कि जो पोर्टल है भारत सरकार का, वो पोर्टल के अंदर तकनीकी समस्या आती है, लेकिन उन तकनीकी समस्याओं को जैसे ही किसी शाखा या बैंक से हमारे पास सूचना आती है, तुरंत हम राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से जो संबंधित विभाग से टेकअप करते हैं और वो उसका जो सॉल्यूशन देते हैं, तो ताकि जो बैंकों की ब्रांचेज जो बीमा पॉलिसी करती है उस पर अनवरत रूप से वो उसमें कोई व्यवधान नहीं आए। कुछ समस्याएं ऐसी हैं कि आपका रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ, जैसे कुछ जगह खेती का रिकॉर्ड अपडेट नहीं होता है। उन रिकॉर्ड्स को अपडेट करवाने के लिए हम निरंतर जो SLBC की और बैंकों की टीम राज्य सरकार और केंद्र सरकार के विभागों से समन्वय स्थापित करके उसको अपडेट करवा के और सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी प्रकार से कोई किसान इस फसल बीमा से आपका वंचित न रह जाए। उसके अलावा कुछ चीज़ें और भी हैं, कई बार जो किसान की पॉलिसी रिजेक्ट हो जाती है, उनका प्रीमियम जो आपका इंश्योरेंस कंपनी के पास में रहता है वो वापस रिफंड नहीं हो पाता, क्योंकि किसान की जो गाड़ी कमाई है उसका एक एक पैसा बहुत
महत्वपूर्ण है। तो हमारा अनुरोध है जो इंश्योरेंस कंपनी से भी रहता है कि अगर किसी किसान ने बीमा करवाया और उसकी पॉलिसी रिजेक्ट हो गई किसी भी कारण से, वो पात्र नहीं था या किसी टेक्निकल कारण से, तो उसका प्रीमियम वापस आ जाना चाहिए। वो प्रीमियम है जो आपका समय पे आ जाना चाहिए। ये भी एक बड़ी चुनौती रहती है और हम टेकअप करते हैं बराबर, हम विभाग को भी इसके बारे में सूचित करते रहते हैं। उसके अलावा हमने ये भी देखा है कि कई बार बैंकों के अंदर जो रूरल ब्रांचेज, वहाँ पे एक मैनेजर अकेला व्यक्ति होता है और उसके पास में 1000 2,000 KCC अकाउंट होते हैं। तो वो बीमा कवर करने के लिए उसको पूरे फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, पोर्टल पे एक एक रिकॉर्ड को चढ़ाना पड़ता है। तो मैन पावर की वजह से भी होता है, लेकिन वो दिन रात बैठ के है ना जो आपका एडिशनल मैन पावर देके उसको करवाते हैं। लेकिन एक मुख्य चुनौती ये भी है कि आपका इंश्योरेंस कंपनी से भी हमारा आग्रह रहता है कि भाई आप लोगों को इतना एजुकेट करें, जागरूक करें कि वो चला के बैंक में आकर अपना इंश्योरेंस करवा लें, अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करवा लें, सो दैट कि उनका समय पे बीमा पूरा हो जाए। इसके अलावा हमने ये भी प्रयास किया है कि कहीं पे भी किसान को अगर कोई दिक्कत आती है, चुनौती आती है, तो बैंक शाखा प्रबंधक, क्योंकि ट्रांसफ़र होते हैं हर साल, अब ये अप्रैल मई में बहुत सारे ट्रांसफ़र होंगे, तो तुरंत आपको जो खरीफ के अंदर बीमा आ जाएगा। तो वहाँ पर जो मैनेजर जो नए आते हैं उनको जानकारी नहीं होती है, वो शहरों से आते हैं, गाँवों की ब्रांचेज में, शहरों में बीमा होता नहीं है फसल बीमा, तो गांव में आते हैं तो उनको जानकारी नहीं होती है। तो हमारा अनुरोध हमेशा ये रहता है इंश्योरेंस कंपनी से कि समय रहते हैं उनकी ट्रेनिंग कर दी जाए, उनको जानकारी दे दी जाए, सो दैट कि किसानों को जो समय पे जो वो कन्विंस कर लें, मैंडेट फार्म ले लें, और जो इच्छुक नहीं है उनको भी जो इसकी एक जानकारी दे दें। तो ये कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिनको हम फेस भी करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम सारे स्टेक होल्डर से उनको कोऑर्डिनेट करके और उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा के और उन चुनौतियों से पार करने का प्रयास करते हैं। जी इब्रान जी, जो विभिन्न विभाग हैं उनके बीच और बीमा कंपनियों के बीच समन्वय कैसे बनाया जाता है? विभिन्न विभागों के साथ बीमा कंपनी का समन्वय के लिए कई तंत्र उपलब्ध हैं। ऑपरेशनल गाइडलाइन में भी कई सारे प्रावधान हैं, जैसे कि कमेटियों का फॉर्मेशन, समिति का गठन करना। स्टेट लेवल पे SLCCI की समिति गठित होती है, जो कि पॉलिसी में क्या बदलाव होने हैं, किस तरीके से पॉलिसी चलाना है, पॉलिसी की पूरी मॉनिटरिंग SLCCI जो कमेटी है वो करती है। इसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DLMC कमेटी गठित होती है, जो कि कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में गठित होती है। जिले स्तर पे कोई भी अगर समस्या आ रही है उसका समाधान DLMC में किया जाता है। साथ ही साथ इस कमेटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये इंश्योर करती है कमेटी कि जो योजना है वो अपने गाइडलाइन के अनुरूप ही इम्प्लीमेंट हो रही है। यहाँ तक कि राजस्थान में तहसील लेवल ग्रीवेंस कमेटी भी बनाई गई है कि जो हमारे किसान भाई हैं उनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आने की आवश्यकता नहीं है, उनकी समस्या का समाधान उनके तहसील स्तर पे ही हो जाए। सभी विभाग के नोडल ऑफिसर जो हैं वो जिले में डिप्यूट है, चाहे वो कृषि विभाग हो गया, कृषि विभाग के भी एक नोडल ऑफिसर होते हैं, बीमा कंपनी के भी एक नोडल ऑफिसर जिले स्तर पे होते हैं, और साथ ही साथ में बैंक के जो कि LDM होते हैं। इनका आपस में समन्वय बहुत ही अच्छा है और ख़ास तौर के राजस्थान में बहुत अच्छा है। हमेशा ये रिव्यू करते रहते हैं, मीटिंग करते रहते हैं। बीमा कंपनी भी इंश्योर करती है कि जैसे ही इनरोलमेंट स्टार्ट हो, वर्कशॉप जो है वो स्टार्ट कर दी जाए, ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया जाए। वर्कशॉप जो होती है वो बीमा कंपनी जो भी एग्रीकल्चर के प्राइमरी वर्कर हैं, रेवेन्यू के प्राइमरी वर्कर हैं, उनके साथ इनरोलमेंट पीरियड जैसे स्टार्ट होता है तुरंत वो कार्यशाला आयोजित होती है, जिसमें कि योजना में जो भी अगर कुछ चेंजेज है उसके बारे में अपडेट किया जाता है कि सभी स्टेक होल्डर जो हैं वो सेम प्लेटफॉर्म पे रहें, अपडेटेड रहें योजना के बारे में। इसके साथ ही साथ सारे बैंकों की ट्रेनिंग होती है, हर सीजन में होती है, क्योंकि NCIP पोर्टल पे भी समय समय पे बदलाव होते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं, पोर्टल अपडेट होता रहता है। तो जानकारी जितने स्टेक होल्डर हैं उन तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ तक कि जब क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट होने जाती है उस समय भी विभाग और बीमा कंपनी मिलके वर्कशॉप करते हैं और आगे कैसे प्रोसेस करना है उसकी प्लानिंग करते हैं। एक वाक्य में अगर कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि SOP और गाइडलाइन का सटीकता से पालन ही समन्वय की असली कुंजी है।
तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी के जवाबों से जो हमारे तमाम किसान हैं उनमें उम्मीद जगी होगी कि वो इस फसल बीमा योजना का पूरा लाभ ले सकते हैं। जो तमाम विभाग हैं और तमाम जो बीमा कंपनियां हैं वो उनके लिए लगातार काम कर रही हैं। हमारे जो तमाम किसान यहाँ पर बैठे हैं, मैं चाहती हूँ कि अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी ये सवाल करें इन लोगों से, क्योंकि अगर आप ये सवाल पूछेंगे आपके जहन में कोई भी सवाल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मंत्री जी भी यहाँ बैठे हैं और इन सब की जिम्मेदारी बन जाती है कि आपके उम्मीदों को पूरा करें, आपके सवालों के जवाब दें। तो आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे सहयोगी आप सबके बीच दिनेश जी मौजूद हैं, आप अपने सवाल पूछिए, जिनसे भी पूछना है वो जवाब देंगे। कोई सवाल? सर, मेरा सवाल है कि जैसे क्लेम बन चुका है लेकिन जो किसान है उसने अपने अकाउंट की ई-केवाईसी नहीं करवाई है, अगर वो अब करवा लेता है तो क्या जो पिछला क्लेम था उसको वो अब मिल सकता है? हाँ, मैं बता रहा हूँ। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इस सवाल के जवाब के माध्यम से सारे कृषक जो हैं जिनका पैसा खाते में नहीं जा पाया है वो भी लाभान्वित हो पाएंगे। अगर आपका पुराना जो भी क्लेम अगर अभी तक खाते में नहीं आया है तो आप अभी भी कभी भी अगर जब भी आप ई-केवाईसी करवा लेंगे और अपने खाते को डीबीटी इनेबल करवा लेंगे, दो चीज़ ध्यान रखिएगा, तो विदिन 7 डेज़ वो PFMS एक पोर्टल है भारत सरकार का, वहाँ से वो वेरीफाई हो जाता है और वेरिफिकेशन के 7 दिन के अंदर वो आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। एक सवाल और पूछना चाहते हैं प्लीज? सवाल मेरा सवाल नहीं है, सुझाव है। एक तो जो गांव में पहले की बजाय अभी धीरे धीरे बीमा ज़्यादा हो रहा है, यह बहुत बढ़िया बात रही, लेकिन मेरा ये सुझाव है कि गांव स्तर के ऊपर, ग्राम पंचायत स्तर के ऊपर प्रशिक्षण लगाया जाए, लोगों को ज्ञान ज़्यादा होगा और बीमा पॉलिसी ज़्यादा होगी। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि जो बीमा पॉलिसी करा रहे हैं ना, उसका बॉन्ड किसानों को मिले, उसका बॉन्ड मिले तो उसको पता लगे कि मेरा ये बीमा हो चुका है। बहुत सही सवाल उन्होंने पूछा है। प्रशिक्षक लगाने की बात कर रहे हैं गांव में। देखिए, फसल बीमा योजना के प्रचार प्रसार के लिए गांव स्तर पर बीमा पाठशालाओं का आयोजन होता है। हाँ, ये बात आपकी सही है, उसमें भागीदारी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। ये देखा गया बीमा पाठशाला में हर एक ग्राम पंचायत पे जब करते हैं तो 15-20 लोग, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं। अभी जैसे कमिश्नर सर ने कहा कि 20 तारीख से जो ग्राम सभाओं का आयोजन हो रहा है उसके माध्यम से भी इनका प्रचार प्रसार किया जाएगा और वो किया जा रहा है। जहाँ तक बीमा पॉलिसी के बॉन्ड की बात है, बीमा पॉलिसी का वितरण का कार्यक्रम भी रखा था हमने। बीमा कंपनियों ने गांव स्तर पे इसका कार्यक्रम किया था, सभी पॉलिसी जो प्रिंट हुई थी वहाँ पहुँचाई गई है। लेकिन जो वितरण है वास्तव में 25 से 30% के बीच में उस समय वितरण हुआ था। बाकी फार्मर्स या किसान वहाँ मौके पे सूचना नहीं होने के कारण या अन्य व्यस्तता के कारण नहीं आए, वो पॉलिसी वहीं पर रखवाई गई है। तो वहाँ पे वो पॉलिसी थी और ये कहा गया था कि यदि कोई किसान मांगता है तो आप उसको तत्काल पॉलिसी उपलब्ध कराएं। तीसरी बात, जो चैटबोट नंबर दिया है उस चैटबोट नंबर पे जाएंगे तो पॉलिसी उसमें डाउनलोड हो जाती है, स्वतः डाउनलोड हो जाती है, आप अपनी पॉलिसी उसमें देख सकते हैं। उस मोबाइल नंबर पे जितनी भी पॉलिसी रजिस्टर्ड है वो सारी पॉलिसी एक साथ आपको दिख जाती हैं। या फिर आप जो अपने आधार नंबर है उससे, जो NCIP पोर्टल है उस पे जाएंगे तो आधार नंबर डालेंगे तो उस आधार नंबर पे जितनी पॉलिसी रजिस्टर्ड है वो सारी की सारी पॉलिसी एक साथ आपको वो मिल जाती है। तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, उपलब्ध है। और एक बार हम बांटने का भी प्रयास करते हैं और ये देश में सबसे पहले राजस्थान ने शुरू किया था मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम, और उसको पूरे देश में अपनाया गया है। अभी भारत सरकार पूरे देश में पॉलिसी अभियान चलाती है, उसकी स्टार्टिंग हमारे राजस्थान से हुई है। प्रयास ही किया जाएगा आगे से कि सभी किसानों को जो मेरी पॉलिसी मेरे हाथ वितरण कार्यक्रम में आपको पॉलिसी मिले। दूसरा, वो बहन ने जो अभी पूछा था कि अकाउंट बंद हो गया है, तो इसमें 2-3 कारण होते हैं। आपने देखा होगा, आप KCC अकाउंट है, रिन्यूअल के टाइम पे 3 साल हो गए, 3 साल के बाद में नया KCC खुलता है तो पुराने वाला बंद हो जाता है कई बार। और जब बीमा करवाया है उसमें वही अकाउंट उसमें होता है, या कई बार हमारे पास में 2 से 3 अकाउंट होते हैं और दोनों तीनों में आधार होता है। अब उसमें DBT एनेबल कौन सा है उसका पता नहीं होता है।
तो ऐसी स्थिति में यदि डीबीटी एनेबल्ड कर रखा, आधार से भी लिंक है, फिर भी नहीं आ रहा है, तो अभी हमने बात की वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बात की, तो उन्होंने बताया कि आप बैंक में जाएं, उस आधार को एक बार हटा के और वापस से उसकी केवाईसी करवाएं हाथों हाथ, और उसके बाद में वो डीबीटी एनेबल्ड करवा दें। तो जैसा एआईसी के प्रतिनिधि हैं सुधाकर जी ने बताया, 7 से 8 दिन में वो वापस पीएमएस जो उसका पोर्टल है भारत सरकार का, उस पर कैप्चर हो जाता है वो अकाउंट और उसमें सीधे पेमेंट हो जाता है। ये इश्यू है और इसको रिजोल्व करने का भारत सरकार ने जो रास्ता निकाला है वो यही है कि आधार एनेबल्ड हो, आधार से लिंक हो, तो उस खाते को ऑटो कैप्चर कर लिया जाए, फिर उस किसान को बैंक में जाके या बीमा कंपनी में जाके अपने खाते की डिटेल देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और उसमें क्लेम आ रहा है। काफ़ी लोगों के ऐसे क्लेम आए भी हैं। उम्मीद है कि आप सब